चाइना और अमेरिका ये वो दो देश हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे मम्मी और बुआ। एक दूसरे के सामने बिल्कुल चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे को राज भी नहीं आते। तभी तो अमेरिका ने 116 चीनी नागरिकों को अपने यहां से निकाल दिया है। वैसे ये लोग तो इलीगल तरीके से अमेरिका गए थे, इसलिए सरकार ने उन्हें बकायदा चार्टर प्लेन में बैठाकर चीन वापस भेज दिया है। पर 2018 के बाद पहली बार इतने लोगों को एक साथ चीन भेजा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें गलत क्या है, और ये सिर्फ इतनी ही सी तो बात है। मगर दोस्त, अगर बात सिर्फ इतनी सी होती तो क्या ही बात थी। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि अमेरिका चीनी नागरिकों को क्यों भगा रहा है। दरअसल ये दिक्कत सुनने में जितनी बड़ी लग रही है उससे भी बहुत बड़ी है। अकेले 2023 में 37,000 से अधिक इलीगल चाइनीज इमिग्रेंट्स को बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2022 में ये नंबर 4,000 के आसपास ही था। यानी एक साल में 4,000 से 37,000। अब यार इंडिया में रहते हुए ये आंकड़ा शायद आपको इसलिए छोटा लग रहा होगा क्योंकि इतने लोग तो अपने यहाँ किसी एक छोटे से मोहल्ले में ही मिल जाएंगे, पर अमेरिका में ये मुद्दा इतना बड़ा है। 27 जून को ही प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी ये मुद्दा उठा था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिकी लोगों की नौकरियां चुरा रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल भी आ रहा है कि यार जब चाइना खुद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो उसके लोग अमेरिका इलीगल तरीके से क्यों जा रहे हैं। पर यह भी है कि अगर कोई मुद्दा अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट में उठ रहा है तो इसका मतलब मुद्दा तो काफी बड़ा है साहब, इसलिए इसे जरा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो चलिए जरा वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। साल 1849 ये पहला साल था जब चीन के लोगों ने अमेरिका का रुख किया था, और यार वो भी दूसरे माइग्रेंट्स की तरह अच्छी जिंदगी की तलाश में ही गए थे। जैसे इंडिया से लोग सऊदी, ओमान वगैरह जाते हैं, मगर उन्होंने चीन क्यों छोड़ा। अब यार कौन कमबख्त अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ता है। दरअसल 1830 और 40 का दशक चीन के लिए सबसे बुरा दौर में गिना जाता है। इसकी एक बड़ी वजह वही अंग्रेज जिन्होंने हमारा देश लूटा था। जी हाँ, 1839 में ब्रिटिश व्यापारी का व्यापार कर रहे थे। चीन ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, जो कि अंग्रेज व्यापारियों को बिल्कुल भी रास नहीं आई। आती भी कैसे, उनका प्रॉफिट जो मर रहा था, बस फिर क्या था। इसी के चलते चीन और ब्रिटेन के बीच भयंकर जंग छिड़ गई। बाद में फ्रांस भी इसमें कूद पड़ा। इस जंग को इतिहास की जंग के नाम से जाना जाता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसे ओपियम वॉर के नाम से जानते हैं। खैर ये लड़ाई जैसे तैसे खत्म हुई तो चीन में ताइपिंग और चिंग राजवंश के बीच एक और लड़ाई शुरू हो गई, और देखते देखते ये लड़ाई सिविल वॉर में तब्दील हो जाती है। अब जो लोग जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं उनके लिए उस देश में या उस जगह में रहना मुहाल हो जाता है, और इसी जंग ने चीनी लोगों को दूसरे देशों में पलायन करने को मजबूर कर दिया। और फिर 1849 में चीनी लोगों के कई ग्रुप्स अमेरिका पहुंचे। अब जब ये लोग अमेरिका पहुंचे तो फिर बात आती है सर्वाइवल की। इसके लिए इन लोगों ने काम तलाशना शुरू कर दिया। चीनी लोगों को अमेरिका में मेनली 3 तरह के काम मिले। पहला, सोने की खदानों में मजदूरी। दरअसल ये वो वक्त था जब कैलिफोर्निया में सोने की खोज जोरों शोरों से चल रही थी। चीनी नागरिकों ने यहाँ पर खूब मजदूरी की और फिर धीरे धीरे वहीं पर सेटल होते गए। इतिहास में सोने की इस खोज को कैलिफोर्निया गोल्ड रश नाम से जाना जाता है, जिसने चीन से आए इन मजदूरों के लिए काफी फायदा भी किया। दूसरा, क्लोथिंग इंडस्ट्री। चीन में रेशम का काम काफी पहले से मशहूर रहा है, और इसीलिए चीन के लोग रेशम से कपड़ा बनाना जानते थे, इसलिए उन्हें अमेरिका की क्लोथिंग इंडस्ट्री में काफी काम दिया गया। नंबर 3, खेती का काम। अब वैसे खेती ऐसा काम है जिसमें लोगों को आराम से काम मिल जाता है, इसलिए ज्यादातर चीनी लोग खेतीहर मजदूर बनकर रहने लगे। ये दौर चीन से आए इन लोगों के लिए काफी शानदार रहा है। इस दौरान कुछ चीनी माइग्रेंट्स ने ठीक ठाक पैसा कमाया। ठीक ठाक से मेरा मतलब है कि बाहर से आए लोग आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे और अच्छा पैसा कमा रहे थे। अब फिर इन लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया। देखते ही देखते उनका रुतबा भी बढ़ने लगा। बस फिर क्या था, देखा देखी और लोग भी अमेरिका पहुंच गए, और 1880 के आखिर तक अमेरिका में चीन से आए लोगों की संख्या लगभग 1,10,000 पहुंच चुकी थी। अब जब बाहर से आए लोग न सिर्फ पैसा कमा रहे हैं बल्कि इज्जत और रुतबा भी कमा रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां रहने वालों को जलन तो होने लगती है। इसलिए इसी दौर में चीनियों के बारे में कई अफवाहें फैलाई जाने लगी। जैसे चाइना टाउन में रहती हैं, वहां जमकर जुआ खेला जाता है और की सप्लाई होती है। खैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और फिर 1882 में अमेरिकी सरकार चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट लेकर आती है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों तक चीनी मजदूरों की एंट्री अमेरिका में बैन कर दी गई। उस वक्त अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी,
चेस्टर ए आर्थर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इनके दौर में चीनी नागरिकों के खिलाफ माहौल पनप रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अपने घेटोस में रहने के लिए मजबूर किया जाता। मगर इन सब के बावजूद चीनी मजदूर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग कर्जा लेकर अमेरिका आए थे और उन्हें वो कर्जा चुकाना ही था। इसके अलावा उनके परिवार भी उन्हीं पर डिपेंड थे, तो वो अपने परिवार को भी पैसे भेजा करते थे। कुछ ऐसा ही हाल इंडिया से बाहर गए लोगों का भी होता है। कई सारे न्यूज़पेपर्स और वीडियोस वायरल होते हैं, जिनके अंदर गल्फ कंट्रीज में रहने वाले इंडियंस ये सब झेल रहे होते हैं। बहरहाल ये चीन के लोगों की अमेरिका में एंट्री का पहला ऐसा फेज था, जिसमें शुरुआत सर्वाइवल से हुई और उन्हें बंदिशों से भरी जिंदगी जीनी पड़ी। अब आता है दूसरा फेज। दूसरे फेज में चीन से अमीर व्यापारी, डिप्लोमेट्स, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अमेरिका गए, मगर वहाँ अब भी इन लोगों के जो राइट्स थे वो लिमिटेड कर दिए गए थे। उनको चाइना टाउन तक ही लिमिटेड रहना पड़ रहा था। लेकिन अब कहानी में आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। दरअसल अमेरिका को सेना के लोगों के लिए जरूरतें महसूस हुई और चाइना के पास अच्छी खासी आबादी थी जो अमेरिका आना चाहती थी। इस मौके को ही देखते हुए सरकार ने चीनी इमिग्रेशन पर लगे सभी बैन और रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए और फिर सबको न्योता दे दिया गया। अब आता है तीसरा फेज। देखिए, चीनी नागरिकों को अमेरिका जाने का तीसरा दौर 1960 के दशक में शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नया वर्ल्ड वॉर वजूद में आया। चीन में भी क्रांति हो चुकी थी। माओ जेडोंग चीन के सर्वो बन चुके थे। उधर 1960 के दशक में अमेरिका में भी कई सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुए और अब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स पर बात हो रही थी। इसी के तहत 1965 में अमेरिका में इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट पास होता है। ये एक्ट तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन लेकर आए थे। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे और इस एक्ट ने माइग्रेंट्स के लिए अमेरिकन सिटीजनशिप को आसान बना दिया। जॉनसन ने माइग्रेंट्स के साथ भेदभाव खत्म करने की कई कोशिशें की और उसके बाद 1965 में अमेरिकी सरकार ने इमिग्रेंट्स के लिए एक कोटा सेट किया, जिसके तहत हर साल 20,000 चीनी नागरिकों को अमेरिका आने की इजाजत मिली। ये तो हो गए अमेरिका और चाइना के 3 फेज। अब बात करते हैं आज की। आज के हालात क्या हैं? देखिए, ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 54 लाख चीनी मूल के नागरिक रहते हैं जो कई तरह के काम करते हैं। मसलन इस वक्त 5,000 से ज्यादा चीनी कंपनियां अमेरिका में काम भी कर रही हैं। 2019 में चीनी नागरिकों के बिजनेस से अमेरिका में 30 लाख लोगों को नौकरी मिली। 2019 में ही चीनी मूल के नागरिकों ने अमेरिका की इकोनॉमी में 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया। 2016 में अमेरिका में चीनी रेस्टोरेंट की संख्या 45,000 से ज्यादा थी। ये मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट, टैको बेल और वेंडी के कुल आउटलेट से भी ज्यादा है। अब वापस से चलिए शुरू करते हैं और 2 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। एक तो ये कि ये चाइना से अमेरिका जाने की जरूरत क्या है। दूसरा ये कि चीनी नागरिक इलीगल तरीके से कैसे अमेरिका पहुंचते हैं। इसके लिए जरा अमेरिका का मैप देखिए। मेनलैंड अमेरिका की बॉर्डर सिर्फ 2 देशों से मिलता है, कनाडा और मेक्सिको। इसलिए लीगल तरीके से अमेरिका में एंट्री इन्हीं 2 देशों से पॉसिबल है, जिनमें से सबसे आसान रास्ता है मेक्सिको का। अब बताता हूँ कि एंट्री कैसे होती है। या तो ये लोग सीधे मेक्सिको उतरे और वहाँ एजेंट के जरिए बॉर्डर पार कर अमेरिका पहुंच जाएं, मगर सीधे मेक्सिको जाना बहुत मुश्किल है। वहाँ के नियम कायदे भी सख्त हैं, इसलिए ऐसे लोग पहले मेक्सिको के किसी पड़ोसी देश जाते हैं। यहाँ तक का किराया सस्ता होता है, वहाँ का वीजा मिलना भी आसान होता है, फिर उन्हें किसी तरह मेक्सिको तक पहुंचाया जाता है। जैसे मान लो कोई इक्वाडोर से अमेरिका जाना चाहता है, तो उसको डेरियन गैप पार करके पनामा और इसी तरह अलग अलग बॉर्डर पार करके मेक्सिको पहुंचना पड़ता है। अब सवाल ये और आ गया है कि ये डेरियन गैप क्या है। देखिए, ये गैप साउदर्न एंड नॉर्दर्न अमेरिका को जोड़ता है। इसे एक तरह का पैसेज भी मान सकते हैं। ये नॉर्थ कोलंबिया और साउथ पनामा के बीच बेहद घना जंगल है। करीब 100 किलोमीटर में फैला ये इलाका एक रेन फॉरेस्ट है, यानी यहाँ काफी बारिश होती है। ये पार करके लोग पनामा पहुंचते हैं, फिर वहां से आगे का रास्ता तय करते हैं। मगर बेरियन गैप पार करते वक्त ही कई लोगों की मौत हो जाती है। पनामा सरकार के मुताबिक 2023 में 5 लाख से अधिक माइग्रेंट्स ने इस डेरियन को पार किया है। इनमें से 25,000 से ज्यादा चीनी थे। इन सभी देशों में एजेंट्स बैठे होते हैं, इनका अपना नेटवर्क होता है। ये एजेंट्स अमेरिका जाने वाले लोगों को एक देश से दूसरे देश में इलीगल एंट्री करवाते हैं। ये एजेंट्स चीनी नागरिकों के लिए अलग से इंतजाम करते हैं। उनके लिए बस काउंटर पर मैंड्रिन भाषा लिखी होती है। खाने के लिए चीनी रेस्टोरेंट होते हैं, रहने के लिए हॉस्टल्स का भी इंतजाम है। माने पूरा का पूरा नेक्सस बिछा हुआ है। अभी फिल्म देखी थी ना डंकी, बस समझ लो कुछ उसी तरह का। अब ये समझते हैं कि चीनी नागरिक अमेरिका क्यों जा रहे हैं, तो इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहला, रोजगार की तलाश। मई 2024 में चीन में नौजवानों की बेरोजगारी दर 14% से ज्यादा थी। गांव में लोगों के पास खेती किसानी के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं है। उधर कोविड-19 के बाद कई बिजनेसेस ठप पड़ गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर भी घाटे में चल रहा है। इसकी वजह से परेशान लोगों को अमेरिका में रोजगार के बेहतर ऑप्शंस दिखते हैं और चीन के मुकाबले पैसा भी ज्यादा मिलता है। दूसरा, आजादी। बोलो आजादी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CCP का सिक्का चलता है और उसी ने
गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया। सीसीपी के खिलाफ बोलने पर परेशान किया जाता है, चाहे आप नेता हो या बड़े बिजनेसमैन। चीन में रिलीजियस फ्रीडम भी कम हुई है। सीसीपी ने नए नियम बनाए हैं जिनके मुताबिक आपको पब्लिकली कोई रिलीजियस इवेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। चीनी लोग आजाद समाज की तलाश में अमेरिका का रास्ता पकड़ते हैं, मगर अमेरिका भी उन्हें अपने यहाँ पर लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात कही है। नवंबर 2024 में होने वाले चुनाव में उनकी वापसी के चांसेस भी काफी हैं। ऐसे में देखना होगा कि चाइना से आए इन लोगों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप के आने के बाद से दिक्कतें बढ़ जाएंगी या फिर इसी तरह से चलेंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते हुए जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।